नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है कि न्यायिक प्रक्रिया से संबंधित कोर्ट दस्तावेज सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के तहत हासिल नहीं किए जा सकते। 3 सदस्यों वाली खंडपीठ ने इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए मुख्य सूचना आयुक्त की अपील को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात हाई कोर्ट रूल्स के नियम 151 के तहत दस्तावेजों या आदेशों की सत्यापित प्रतियों की मांग करने वाले तीसरे पक्ष को आवेदन या हलफनामा दाखिल करना जरूरी है, जिसमें जानकारी हासिल करने का कारण बताया गया हो। ये नियम आरटीआई एक्ट के प्रावधानों से अलग नहीं है, सिर्फ सूचना हासिल करने की प्रक्रिया अलग है। आरटीआई एक्ट के प्रावधानों और अन्य कानून के बीच विसंगति के अभाव में आरटीआई एक्ट के ओवरराइडिंग प्रभाव लागू नहीं होंगे। समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के मायने क्या हैं। क्या सभी जो कोर्ट हैं, अदालतें हैं, उसके दस्तावेजों को अब आरटीआई से हासिल करने की बजाय जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसके तहत हासिल किया जा सकता है, या फिर कुछ और। हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे इस चर्चा में। स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजीव नंदा, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, आपका स्वागत है। सत्य प्रकाश हमारे साथ हैं, लीगल एडिटर द ट्रिब्यून से, सत्या स्वागत है। और सत्यनंद मिश्रा साहब हैं, फॉर्मर सीआईसी, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। और जस्टिस एस.एन. ढींगरा हैं, फॉर्मर जज, दिल्ली हाई कोर्ट। शुरुआत में सत्य आपसे करना चाहूँगा, असल में ये फैसला क्या साफ तौर पर एक आम दर्शक के लिहाज से क्या ये कह रहा है कि कोर्ट के दस्तावेज कोई भी पक्ष या तीसरा पक्ष और किस तरीके से हासिल कर सकता है? क्या फिर ये कहा जाए सीधे शब्दों में कि आरटीआई की बजाय जो कोर्ट रूलिंग है वो वहाँ पर लागू होगी? देखिए, जो कोर्ट में जो भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं उसको एक तरह से इस जजमेंट में भी साफ किया गया है। वैसे भी पता है लोगों को 2 तरह की के डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो जुडिशियल साइड में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में, जैसे कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी जज की है या कोई और स्टाफ की है, या कॉलेजियम का गवर्नमेंट से कोई पत्राचार है, यो इस तरह, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखा हो, इस तरह के जो चीज़ें हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आएंगी। लेकिन जो जुडिशियल साइड में जो केसेस चल रहे हैं उसको इसके दायरे से बाहर रखने की बात है। और वो खासकर इस केस में ये है कि जो सूचना मांगी गई थी वो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन थी। जैसे जिनका उस केस से कोई लेना देना नहीं था वो ये सूचना मांग रहे थे। और आरटीआई एक्ट में सेक्शन 11 है जो थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के बारे में है, उसमें भी सीधे तौर पे किसी को सूचना नहीं दी जाती है। उसमें जो थर्ड पार्टी जिसके बारे में वो सूचना है उसको नोटिस इशू किया जाता है, उसके ऑब्जेक्शंस आपको ओवर रूल करने पड़ेंगे तब आप दे सकते हैं, अगर उसने ऑब्जेक्ट किया है तो आरटीआई एक्ट में भी ऐसा नहीं है कि सीधे तौर पे किसी को वो सूचना दे दी जाए। और यहाँ पे ये था कि जो गुजरात हाई कोर्ट से मामला आया था वहाँ जो रूल्स थे उसमें ये था कि कोई तीसरा पक्ष जो उस केस में नहीं है वो अगर कोई इस तरह की सूचना मांगता है तो उसको अलग से एक आवेदन देना पड़ता है कोई एफिडेविट के साथ, और उसके बाद उसको ये सूचना दी जा सकती है। यहाँ ये था कि जो इस मामले में जो आवेदक थे उनका कहना था कि आरटीआई के तहत हमें मिलना चाहिए, और वहाँ पे हाई कोर्ट ने उनको मना किया था। सीआईसी ने बोला था कि मिल सकता है, हाई कोर्ट ने मना किया था। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट आया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, और उसका जो एक तरह से कहें जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, ये आपसे जुड़ा हुआ मामला नहीं है, जुडिशियल साइड का है। तीसरा ये कि अगर इस तरह की चीज़ें मांग रहे हैं तो आरटीआई एक्ट में भी ये नहीं है कि सीधे तौर पे किसी को दे दिया जाएगा। उसमें थर्ड पार्टी को नोटिस किया जाता है सेक्शन 11 में, और उसके बाद उससे ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं कि आपको कोई आपत्ति तो नहीं है, आपके बारे में सूचना है कि हम कोई मांग रहा है दे दें। अगर उसने आपत्ति की है तो फिर उस पर सुनवाई होती है, उसके बाद ही वो दिया जा सकता है। अगर जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है उसको ये लगता है कि ये नहीं दिया जा सकता है तो वो नहीं दिया जाएगा। दूसरा एक और चीज़ है जो सेक्शन 8 में जो एग्जाम्पशन क्लॉज है 8(1) में, मेरे ख्याल से 8(1)(j) में है इस तरह का, उसमें भी एक तरह से इसको एग्जाम्पशन की तरह, ये ट्रस्ट का रिलेशन कोर्ट को, मैंने हो सकता है कोई इस तरह के डॉक्यूमेंट दिए हो किसी मामले में जो मैं नहीं चाहूँगा कि कोर्ट के अलावा बाहर किसी को पता हो, तो थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ मामला है। ये नहीं है कि जो उस केस में जो 2 पक्ष हैं या 2 से ज़्यादा पक्ष हैं तो उसमें तो एक पक्ष कुछ भी डॉक्यूमेंट फाइल करेगा और उसकी कॉपी नेसेसरली दूसरे पक्ष को दी जाती है, तभी उस पर आर्गूमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे ये तीसरे पक्ष का मामला था। जो फैसला है वो अगर कहें कि स्पिरिट के हिसाब से देखें तो वो जो मूल भावना है सेक्शन 11 की या सेक्शन 8(1)(j) की, उसके खिलाफ नहीं है। और कोर्ट ने जो जुडिशियल साइड के इन्फॉर्मेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के इन्फॉर्मेशन है, उसको अलग करने की कोशिश की है। एक और जो टेक्निकल पॉइंट थी जिस पे आर्गूमेंट हुआ था वो ये था
कि आरटीआई एक्ट में सेक्शन 22 है जो कहता है कि आरटीआई शैल ओवरराइड ऑल अदर लॉज इंक्लूडिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो यहाँ पे ओवरराइडिंग प्रोविजन को इन्वोक करने की कोशिश की गई थी। कोर्ट ने कहा चूंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो इसलिए ओवरराइड करने की बात नहीं। ये नहीं है कि आरटीआई एक्ट जो है कुछ और कह रहा है और जो रूल्स हैं जो गुजरात हाई कोर्ट्स के उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों में ही एक तरह का ये है कि आपको यहाँ भी थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के लिए अलग व्यवस्था है, वहाँ भी कह रहे हैं कि आप एक एफिडेविट दीजिए और फिर मांगिए, और अगर लगता है हाई कोर्ट को कि आपको दिया जा सकता है तो दीजिए। तो इसमें जो असली चीज़ है ये कोई सूचना नहीं है, ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है। उसके कारण जो आमतौर पे जो दिखता है आपको कि ये कोर्ट ने मना कर दिया है, वो स्थिति वो नहीं है। ओके, सत्येंद्र मिश्रा साहब, जिस तरीके से सत्या ने बताया इस फैसले को लेकर, पहले तो मैं समझना चाहूँगा कि किस तरीके से देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जहाँ पर भी, और अगर ख़ासतौर पर इस केस को देखूँ जो गुजरात उच्च न्यायालय का नियम 151 के तहत बताया गया कि वहाँ पर जो नियम है उसके तहत आप जानकारी ले सकते हैं, यानी कि वहाँ पर आरटीआई की ज़रूरत नहीं है। और जो कि सत्या ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिपार्टमेंट उससे अलग, जो जुडिशरी से रिलेटेड मैटर है, वहाँ पर आप जो है जो प्रक्रिया है कोर्ट की, जो नियम है जानकारी के लिए थर्ड पार्टी के लिए, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि इससे आरटीआई का, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे आरटीआई का जो दायरा है वो सीमित हो रहा है, कुछ जगह छूट रही हैं या छोड़ी जा रही हैं? मैं नहीं ये समझता हूँ कि यदि किसी कार्यालय में, वो सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी के दूसरे न्यायालय हो या किसी सरकारी कार्यालय में हो, जहाँ पहले से सूचना देने का कोई प्रक्रिया उपलब्ध है और उस प्रक्रिया के अंदर आसानी से किसी भी नागरिक जाके अपना सूचना प्राप्त कर सकता है, वहाँ आरटीआई के माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई खास जरूरत तो होना नहीं चाहिए। इसलिए यदि जुडिशरी ने ये निर्णय दिया है कहीं किसी प्रकरण में कि वहाँ से सूचना आप उन्हीं के प्रक्रिया के अंतर्गत लें, आरटीआई के अंतर्गत नहीं, मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही सही निर्णय है। लोग ये कहते हैं सर कि आरटीआई के तहत आप किसी भी हिस्से से बैठकर ऑनलाइन सिस्टम में आप ले सकते हैं, और अगर आप जुडिशियल सिस्टम को फॉलो करते हैं तो वहाँ पर जाकर आपको एफिडेविट सबमिट करना पड़ेगा, जो कि एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, एक पेचीदा प्रक्रिया हो सकती है। तो ये बात सही है, लेकिन मान लें कि हम प्रति कार्यालय में एक लाइब्रेरी है, लोकसभा राज्यसभा में भी लाइब्रेरी है और नेशनल लाइब्रेरी है। कल मैं एक आरटीआई लगाता हूँ और कहता हूँ कि आपके लाइब्रेरी में जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका है उसका 10वां वॉल्यूम के 400 पेज का मुझे आरटीआई में दीजिए, जबकि वो किताब बाजार में उपलब्ध है। तो ये तो एक आरटीआई का एक घोर, एक अजीब सा किस्म के एक विश्लेषण होगा कि हम जस्ट सरकारी दफ्तर के अंदर जो भी कागज रखा है उसका कॉपी हम पाने का अधिकार है, लेकिन वो प्राप्त करने के जरिया अलग अलग हो सकता है। जो किताब बाजार में मिल रहा है खरीद करने के लिए, वो बाजार से लेना चाहिए। जो दफ्तर में नियमों के मुताबिक देने का है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आप म्युनिसिपैलिटी में कि आपके अपना बिल्डिंग के बारे में कोई डॉक्यूमेंट आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए उनके पहले से नियम है म्युनिसिपैलिटी का कि आप यदि प्रति पन्ना इतना रुपया जमा करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, आपको उसके ड्राइंग का कॉपी मिलेगा। और परंतु यदि आप कहेंगे नहीं मुझे आरटीआई में चाहिए, मुझे वो उनके नियम पालन करने से नहीं चाहिए, तो वो सही नहीं है। और इस तरह का निर्णय मुझे याद है कि हम सीआईसी में, जब मैं सीआईसी में स्वयं वहाँ पदस्थ था, तो उन दिनों हम कई प्रकरण में इस तरह का निर्णय हम भी दिए हैं कि जहाँ पहले से सूचना देने का प्रक्रिया उपलब्ध है, वहाँ उसी प्रक्रिया के अंतर्गत सूचना लेना चाहिए। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है आपका कि अगर एक प्रक्रिया मौजूद है उसका फॉलो करना चाहिए, जरूरी नहीं कि वहाँ पर आरटीआई के टूल का आप इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली, उससे ये भी कहना सही नहीं होगा कि नागरिकों का अधिकार का कोई हनन होगा। सूचना, हमें सूचना से वास्ता है, ये नहीं कि किस तरीके से हमको सूचना मिले। माने ये तो बहुत ही अजीब होगा कि हम कहेंगे कि नहीं, हमें तो सूचना केवल आरटीआई के माध्यम से, यदि और किसी माध्यम से सूचना मिल रहा है, हम इसको मान ले कि किसी दफ्तर के लोग, दफ्तर के तरफ से अपने सारे फाइलों का कॉपी उन्होंने ऑलरेडी इंटरनेट में डाल रखा है, तो उसके बावजूद भी वहाँ न देख के मैं जाके दरखास्त लगाऊंगा कि साहब हमें तो वहाँ नहीं देखना है, आप मुझे आरटीआई के अंतर्गत दीजिए। तो जो संसाधन है, जनता का संसाधन है, वो संसाधन का दुरुपयोग होगा। इसलिए मुझे लगता है कि यदि न्यायालय ने इससे कोई निर्णय दिया है तो सही निर्णय है। ओके, डॉक्टर राजीव, दो चीज़ें जो
थोड़ा सा मैं आम दर्शकों के नज़रिए से जिस आरटीआई एक्ट की धारा को लेकर कहा जा रहा है कि, और जो कोर्ट कह रहा है कि कहीं पर दोनों जो उद्देश्य है, चाहे वो गुजरात उच्च न्यायालय का जो रूल हो किसी जानकारी को हासिल करने के लिए, और चाहे आरटीआई के तहत जानकारी हासिल करने के रूल, वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करते हैं, कमोवेश एक ही, और क्योंकि वहाँ पर मौजूदा नियम है इसलिए वो बेहतर है, जैसा कि मिश्रा जी भी कह रहे हैं। पहली बात तो आपको और मेरे दर्शकों को ये समझनी चाहिए कि मकसद क्या है। मकसद है इन्फॉर्मेशन को हासिल करना। पहले सूचना के अधिकार एक्ट के पहले ये अधिकार आम जनता के पास अवेलेबल नहीं था कि वो किसी सरकारी दफ्तर के अंदर कोर्ट के अलावा सूचना प्राप्त कर सकते। कुछ जगह पे मिल जाती थी, कुछ जगह पे नहीं मिलती थी। लेकिन जहाँ तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, इनका गठन वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किया गया है, और वहाँ पे इनको पावर दी गई है कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रूल्स बना सकते हैं। उन रूल्स के अंडर सर्टिफाइड कॉपीज़ का देने का प्रोविज़न किया गया है। अब यहाँ पे दो किस्म के प्रोविजंस हैं, दो किस्म की ऑर्डर्स हैं। एक होते हैं जुडिशियल साइड के ऑर्डर, जिनको हम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कहते हैं। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आप नेट पे भी, अब तो आपको सर्टिफाइड कॉपी आरटीआई की ज़रूरत ही नहीं है, नेट पे ही अवेलेबल है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, उसी दिन नहीं तो उसके अगले दिन। अब रह गया सवाल एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के डिसीजन का, कोलेजियम के डिसीजन, किसी का ट्रांसफ़र का डिसीजन, किसी का डिसिप्लिनरी डिसीजन। वो ऐसे मामले हैं जिनके ऊपर अगर कोर्ट के रूल्स, कोर्ट के अंदर ऐसा नहीं कि आरटीआई एप्लीकेबल नहीं है, कोर्ट के रूल्स परमिट करते हैं तो आपको सूचना मिलेगी। अब जहाँ तक रह गया थर्ड पार्टी राइट, व्यक्ति का किसी सूचना के बारे में अधिकार, किसी सूचना, किसी थर्ड पार्टी का किसी व्यक्ति के बारे में, जिसमें जैसे कि गुजरात हाईकोर्ट के अंदर किया गया है। गुजरात हाईकोर्ट के अंदर ऐसे व्यक्तियों ने फाइल किया था जिनका उन केस के साथ में कोई मामला ताल्लुक ही नहीं था। आप एक सिचुएशन देखिए कि आप एक ऐसी इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से जो थर्ड पार्टी के तौर पे मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रोहिबिटेड हैं, आप नहीं मांग सकते। एक एफिडेविट दीजिए, अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ आपकी ये जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिमिलर इंफॉर्मेशन किसी दूसरे मुकदमे में देनी है तो आपको बिल्कुल मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी का ट्रेड सीक्रेट, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, इस तरीके की बातें मांग रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी। ये ऐसी प्रोहिबिशन ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, सेक्शन 8 राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर भी प्रोहिबिशंस हैं। जैसे कि अगर आप किसी कंट्री के साथ, हमारा सॉवरेनिटी या इंटेग्रिटी हमारी खतरे में आती है, या कोर्ट के अंदर कोई ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है, जैसे इन कैमरा प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसे हमने ये पीछे रेप के मामले में किया, तो वहाँ का कोर्ट का प्रोहिबिशन होता है, आप नहीं उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते। तो ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल। इस भ्रांति को प्रचार किया जा रहा है कि एज इफ आरटीआई में और सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स की सर्टिफाइड कॉपी लेने के अंदर में कोई विरोधाभास में, ऐसा कोई विरोधाभास नहीं है। दे आर ऑल नॉट एट ऑल इनकंसिस्टेंट विद ईच अदर, दे आर एट पार विद ईच अदर। दोनों के अंदर प्रोहिबिशंस हैं और जायज प्रोहिबिशंस हैं। जहां तक सवाल इस बात का है कि आम जनता को जो राइट्स आरटीआई के अंदर अवेलेबल थे वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और या हाई कोर्ट के अंदर भी अवेलेबल हैं, उनके अपने रूल्स के मुताबिक। सत्या, एक जो बात कही जा रही थी कि आरटीआई एक्ट वो रूल कर रहा है, बाकी रूल्स को अगर जानकारी के तहत है, जो इस पर चर्चा भी हुई है, असल में वहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या साफ करता है? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट वाले पहलू पे बाद में आऊँगा। पहले जो सेक्शन 22 है आरटीआई एक्ट का, जो ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है आरटीआई एक्ट को ऑन अदर लॉज इंक्लूडिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, ये बड़ी स्मार्ट ड्राफ्टिंग है। अगर आप सेक्शन 22 पढ़ रहे हैं, ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया, लेकिन 8(1) में जो लिस्ट ऑफ ये कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आपको नहीं दी जा सकती है, जिसमें 8(1) जे की हमने चर्चा भी की है। 8(1) में
एक लंबी फहरिस्त है जो इस तरह की सूचनाएं आपको नहीं दी जा सकती। एक दूसरा जो सेक्शन 24 है और सेक्शन 24 रेड विद शेड्यूल 2 है आरटीआई एक्ट का, उसमें जो है एक फहरिस्त है ऐसे संगठनों की जिनके बारे में आप सूचना नहीं मांग सकते, इंक्लूडिंग सीबीआई। तो ये जो ऐसे संगठन हैं जिनके बारे में आप सूचना मांग ही नहीं सकते, उसको बाहर कर दिया अंडर आरटीआई इटसेल्फ। और ऐसी कैटेगरी है सूचनाओं की जो आप मांग नहीं सकते हैं, जो आपको नहीं दी जाती, वो भी अंडर आरटीआई कर दिया। उसके बाद जो आरटीआई को ओवरराइडिंग इफेक्ट दे दिया ऑन ऑल अदर लॉज इंक्लूडिंग ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। तो जो स्टेट सीक्रेट है उसको प्रोटेक्ट कर लिया गया है विद इन आरटीआई फ्रेमवर्क। उसके बाद कहा गया है कि यह सबको ओवरराइड करेगा। तो ये बड़ी स्मार्ट ड्राफ्टिंग है। एक तो सेक्शन 8(1) और सेक्शन 24 रेड विद शेड्यूल 2 एक, और इसीलिए 22 में पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि ये इट विल हैव ओवरराइडिंग। दूसरा जो आपने पूछा सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है, देखिए जो जुडिशियल साइड की जो प्रोसीडिंग्स है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड की चीज़ें हैं, दोनों दो तरह से डील होती है। जुडिशियल साइड में ये है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो पार्टीज हैं उसके, उनके बारे में है वो। आपको क्या मतलब है कि मेरा किसी से कोई मामला चल रहा है, कोई ट्रेड सीक्रेट को लेके हो या कोई और कोई ज़ाती मामला हो, उसमें आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, आप क्यों जानना चाहते हैं। तो आरटीआई एक्ट में भी इस तरह की सूचनाओं को प्रोटेक्ट किया गया। एक तरह का एक कहें कि शील्ड अंडर सेक्शन 11 है, जिसमें कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन सीधे तौर पे किसी को नहीं दी जा सकती है, उसका एक अलग प्रोसीजर है। और इसी तरह से जो यहाँ पे जो बाकी हाई कोर्ट में भी रूल्स हैं, इंक्लूडिंग जो यहाँ गुजरात हाई कोर्ट के, उसमें ये था कि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन कोई मांग रहा है तो उसको पहले एक एफिडेविट दायर करना है कि आपको क्यों चाहिए, और हाई कोर्ट सेटिस्फाई होगा उसके बाद। तो ये नहीं है कि सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं, सूचना अवेलेबल है और सूचना दी भी जा रही है, लेकिन कौन मांग रहा है और किसके बारे में है, ये आम सूचना नहीं है। जो कोर्ट के फंक्शनिंग के बारे में कोई सूचना नहीं है, किसी दो पक्ष के बीच कोई मामला चल रहा है उसके बारे में तीसरा कोई व्यक्ति सूचना मांग रहा है, तो इसलिए उसके लिए प्रोसीजर अलग है। तो इसमें कहीं जो आरटीआई एक्ट की जो मूल भावना है उससे इसका कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसा नहीं है कि सूचनाओं को देने पे कोई मनाही है। जो कैटेगरी है सूचना की, और चूंकि ये थर्ड पार्टी कोई मांग रहा है तो इसलिए आप किसी और के बारे में सूचना मांग रहे हैं तो सीधे तौर पे आपको नहीं देंगे, ये पूछ लेंगे कि भाई आप कौन। आरटीआई में तो ये है कि जिसके बारे में मांग रहे हैं उसकी आपत्ति मंगवाई जाती है। हाँ भाई आपको कोई आपत्ति है तो बताइए, नहीं तो हम दे रहे हैं। अगर उसने कोई आपत्ति जताई तो फिर सुनवाई होगी। अगर कहा कि नहीं दे सकते हैं, कोई मतलब नहीं है हमारा, ऐसी ही साधारण कोई सूचना है। और इसी तरह से हाई कोर्ट में है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो असली प्रॉब्लम है आरटीआई एक्ट को लेके और जुडिशरी को लेके, वो पिछला जो एक फैसला आया था जिसमें 10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लगभग फैसला दिया था, और जो आरटीआई एक्ट की एप्लीकेबिलिटी है जुडिशरी में उसको एक तरह से डाइल्यूट कर वो जजमेंट करता है, वहाँ पे दिक्कत है। और आम तौर पे जो कोर्ट्स में जिस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड्स पे भी बहुत ज़्यादा एक तरह से उत्साह नहीं है सूचनाएं शेयर करने के बारे में, वो वहाँ दिक्कत है। इस केस में कोई दिक्कत नहीं है। कुछ महीने पहले मैं कहूँ कि जब सीजीआई दफ्तर ने खुद को आरटीआई के दायरे में लाने की बात कही और कहा कि वो आरटीआई के दायरे में है, क्या मौजूदा सिस्टम में जो कोर्ट के कानून हैं, जिस तरह की मैं कहूँ कि अलग अलग हाई कोर्ट के हैं, उन कानूनों के तहत सीजीआई दफ्तर की जानकारी उससे नहीं ले सकते थे? अगर ले सकते थे तो फिर उन्हें आरटीआई में आने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और अगर वो खुद आरटीआई के दायरे में है तो फिर हम दूसरे रूल को अप्लाई क्यों करना चाहते हैं अदालती कार्रवाई या कागजात को हासिल करने में थर्ड पार्टी के लिए? देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आरटीआई के एक्ट के अंदर एक नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज था, जिसको रूल 22 के अंदर जाके डाइल्यूट कर दिया गया कि इट कैन नॉट ओवरराइड द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। सुप्रीम कोर्ट में 5 किस्म की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं। पहला है लिटिगेशन और प्लीडिंग्स। जो करंट पेंडिंग मामला है उसमें हर पार्टी को दूसरी पार्टी से प्लीडिंग्स और उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। उसके लिए आपको कहीं ना आरटीआई जाने की ज़रूरत है ना एप्लीकेशन लगाने की ज़रूरत है। दूसरी है ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स। जैसा कि मैंने पहले कहा, वो ऑर्डर्स और जजमेंट्स तो ऑनलाइन अवेलेबल है। तीसरी है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस। पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस जो है वो आर्टिकल 227 के अंडर आती है। उसके अंदर आप कोई भी इंफॉर्मेशन मांगते हैं, आपको 101% आपको अवेलेबल दी जाएगी आरटीआई एक्ट के अंदर, हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन 3 इंफॉर्मेशन ऐसी हैं, जैसे इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ जजेस, रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ
regarding positioning of a judicial officer, regarding disciplinary proceedings, जिसको कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स एक जुडिशियल न्यायिक अधिकारी के खिलाफ में चल रही है, उसके अंदर क्या है, उसमें उसका डिफेंस एक्सपोज किया जा सकता है। और हाई कोर्ट ने क्या चिट्ठी लिखी है सुप्रीम कोर्ट को, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार के साथ में क्या चिट्ठी या क्या पत्रावली चल रही है वो। और लास्टली इंफॉर्मेशन जो कॉलेजियम के डिसीजंस हैं जिसके ऊपर आप पूछ रहे हैं, कॉलेजियम के डिसीजंस कई दफ़े ऐसा होते हैं वो फाइनल नहीं होते हैं, वो डिस्कशंस होती हैं। जैसे मिनट्स हैं, वो अगर फाइनल कर दिए जाएं और वो अगर हम मिनट्स को ही डिस्क्लोज कर दिए जाएं तो फिर कॉलेजियम के डिस्कशंस का तो बात ही नहीं है, फिर तो ओपन कोर्ट में डिस्कशन होनी चाहिए। फिर कॉलेजियम का क्या रह गया? कॉलेजियम इज सिटिंग इनसाइड अ प्राइवेट रूम डिस्कसिंग द थिंग्स विच दे मे अग्री, दे मे नॉट अग्री। तो ऐसे ये जो आखिरी के 3 महीने बताए हैं, ये सब अगर रूल्स के मुताबिक पॉसिबल हैं तो आपको मिल जाएंगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो शायद नहीं मिलेंगे। कॉलेजियम का डिसीजन खासकर, क्योंकि कॉलेजियम के डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे हमारे जजेस की अपॉइंटमेंट, उनकी ट्रांसफर और उनकी इंटेग्रिटी के ऊपर सवाल खड़े किए जा सकते हैं। ओके, सत्या एक आखिरी मैं चाहूँगा जवाब से, क्योंकि जो इसमें दलील थी और जो मुख्य सूचना आयुक्त गुजरात की ओर से उस वक्त भी कहा गया था, उसमें थोड़ा सा मैं और चाहूँगा, उन्होंने साफ किया था कि आरटीआई और जो कानून है अदालत से जानकारी लेने का, उसमें बेसिक डिफरेंस ये है कि आरटीआई के तहत जानकारी हासिल करने वाले को, जो धारा 6 का 2 आप बात कर रहे थे, वहाँ पर कारण बताने की जरूरत नहीं है, जबकि जब आप कोर्ट के थ्रू आप प्रोसीजर से लेते हैं आपको कारण बताना है। इसीलिए जो उनके जो लेटर की तरफ से कहा गया था, ये मैं कह रहा हूँ कि वहाँ भी कारण बताना है। वो जो सेक्शन, जो जहाँ पे वो सेक्शन 6 को साइड कर रहे हैं, सेक्शन 6(2), हाँ, वो सेक्शन 6(2) में नहीं आएगा, ये सेक्शन 11 में आएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन में वो जो साइड कर रहे थे, जहाँ वो एक जनरल है, 6(2) एक जनरल है, लेकिन यहाँ जिस तरह की सूचना मांग रहे हैं वो किसी तीसरे पक्ष से जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपको वो उसको नोटिस इशू करना है, उसको सुनना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे दिक्कत ये नहीं थी कि सूचना उपलब्ध नहीं है या दी नहीं जा रही है, जो मांगने का तरीका है और कौन मांग रहा है, ये चूंकि तीसरे पक्ष से जुड़ा हुआ है। अगर वो आरटीआई एक्ट में भी जाते तो उनको जो आरटीआई एक्ट में सेक्शन 11 का प्रोसीजर फॉलो होगा। नहीं, अगर तीसरा पक्ष नहीं है, अगर वो पार्टी है, अगर पार्टी है तो वैसे ही आपको सारी सूचनाएं मिल रही हैं, सारे ऑर्डर्स ऑनलाइन अवेलेबल हो जाते हैं, आप शाम तक ऑर्डर आ जाते हैं, जजमेंट आएगा तो वैसे भी मिलता है, और क्रिमिनल केस में तो उसको दिया जाता है अलग से, वो और मैंडेटरी है। और अगर आपको किसी आपके अपने डॉक्यूमेंट्स अपने हैं और दूसरे पक्ष ने जो फाइल किया है कोर्ट में, वो आपको दिया जाएगा, तभी उस पर आर्गूमेंट होगा, तो उसमें ये मामला आएगा ही नहीं, वो तो आपको उपलब्ध है ही। ये तीसरे पक्ष का मामला था, इसलिए इस तरह की चीज हुई थी। तो ये नहीं है कि सूचना उपलब्ध नहीं है, और ये है कि कौन मांग रहा है इस पे, और तीसरा पक्ष मांगेगा तो उसके लिए प्रोसीजर वो सामान्य प्रोसीजर नहीं होगा, उसको पहले बताना पड़ेगा कि आप कौन है, क्यों मांगने आए। ओके, बहुत संक्षेप में, एक बहुत संक्षेप में आपको मैं बात कहना चाहूँगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में एक जजमेंट दी थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर किसी मैकेनिज्म के अंदर, किसी स्टैच्यूट के अंदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो आप आरटीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और इस जजमेंट को, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उस दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को अप्रूव किया है। उन्होंने कहा है कि वो जजमेंट ठीक है, अगर किस मकसद क्या है इंफॉर्मेशन का मिलने का, अगर आपको किसी और जरिए से इंफॉर्मेशन मिल सकती है तो आप आरटीआई का इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे। दूसरी बात जो मैं बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा, व्हाट कैनॉट बी डन डायरेक्टली कैनॉट बी डन इनडायरेक्टली। अगर आरटीआई में प्रोहिबिशन है, आपको जैसे सेक्शन 8 में नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज के बावजूद आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, इसी तरीके से कोर्ट के अंदर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको आपके हित में नहीं है या देश के हित में नहीं है, वो आप तक नहीं मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को समझाने और इसके असर और अमल को लेकर अपनी राय जाहिर करने के लिए। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।